आज की सबसे बड़ी खबर से साथ सरकार धान, तुअर, उड़द और मूंग दाल की एमएसपी आज कैबिनेट के द्वारा बढ़ा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, सीएसीपी की रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, आज हम ये कैरी ऑन होता हुआ देख पाएंगे शायद कि बढ़ेंगे भाव यहाँ पर एमएसपी के 3 to 8% सीएसीपी ने यहाँ पर रिकमेंड किया था। कैसे देखते हैं आप डिटेल्स? देखिए, सरकार हर साल 15 फसलों का एमएसपी तय करती है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट 2023-24 के लिए खरीफ एमएसपी को हरी झंडी दे सकती है। फसलों का एमएसपी 2% से लेकर के 10% तक बढ़ सकता है। खासतौर पर अगर मैं धान की बात करूं तो धान की कीमतों में 100 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर के 120 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल दाल का उत्पादन काफी कम देखने को मिला, जिसके चलते दाल के दामों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो सरकार ये चाहती है कि किसान ज्यादा से ज्यादा दाल उगाए, तो दालों के एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तूर उड़द दाल का एमएसपी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, बाकी जितनी भी फसलें हैं जिसमें कि बाजरा है, रागी है, मक्का है, उसका भी एमएसपी सरकार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो आज इसको हरी झंडी कैबिनेट की तरफ से मिल सकती है। राइट, तो वही बड़ी खबर ऑफ कोर्स यहाँ पर है। 15 चीजों की एमएसपी हर साल यहाँ पर बढ़ाई जाती है और माना यह जा रहा है कि जैसे असीम भी कह रहे हैं कि 2 से 10% तक का इजाफा हम वेरियस कमोडिटीज में, क्रॉप्स में यहाँ पर बनता हुआ देख पाएंगे। वो कैबिनेट की मीटिंग का ऑफ कोर्स यहाँ पर इंतजार है देखने के लिए कि किस तरह की एमएसपी राइज हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। लेकिन इसी बीच आईएमडी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि 9 जून को वो यहाँ पर जो मानसून ऑनसेट है केरला में, वो होता हुआ देख पाएंगे। तो ये दूसरी बड़ी खबर क्लियरली यहाँ पर आती हुई। तीसरी बड़ी खबर ये है, और जिस तरह का नोटिफिकेशन हमने कल यहां पर दालों के लिहाज से आता हुआ देखा कि प्रोक्योरमेंट लेवल की जो सीमा है वो अब यहां पर हटा दी गई है, तो दालों का प्रोक्योरमेंट यहां पर अब सरकार लगातार करती रह सकती है। काफी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ फॉर्मर एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन हैं और सुमाया इंडस्ट्रीज के चीफ ग्रोथ ऑफिसर दीपक पारीक भी जुड़े हैं। सिराज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे और सबसे पहले एमएसपी पर ही बात कर लेते हैं, जहां पर आज इजाफे की एक्सपेक्टेशन है और माना यह जा रहा है कि ज्यादा इजाफा दालों के एमएसपी में देखने को मिल पाएगा, जहां पे 6 से 8% तक का इजाफा देखने को की एक्सपेक्टेशन है। ये पॉसिबल है कि दालों में अच्छा एमएसपी दे, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने काफी अच्छा एमएसपी दालों में ऑलरेडी दिया है। तो अगर हम देखें 13-14 से लेके 22-23 तक, तो अरहर में 53% इंक्रीज हुआ, मूंग में 72% इंक्रीज हुआ, अच्छा बढ़ोतरी दी है। और दालों के दाम भी, खासतौर से अरहर के दाम यानी कि तूर के दाम एमएसपी से काफी ऊपर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि 10% का इंक्रीज होगा। हो सकता है 6-7% तक का इंक्रीज हो। ओके। लेकिन सिराज जी, एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अगला साल चुनावी साल है, इसीलिए शायद एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही हैं कि शायद एमएसपी में बढ़ोतरी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है? दूसरा ये, कहां सरकार का फोकस ज्यादा रह सकता है, पल्सेस पर या मिलेट्स पर? आपकी सोच क्या कहती है? देखिए, धान में तो हम 5% से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं एमएसपी में बढ़ोतरी की, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, खासतौर से पंजाब हरियाणा में, लोग धान की खेती कम करें, क्योंकि वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। और पल्सेस में जैसे मैंने कहा कि 6 से लेके 8% के बीच में 6-7% इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि पल्सेस के दाम, खासतौर से खरीफ पल्सेस के दाम एमएसपी से काफी ऊपर चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को रबी और खरीफ की फसलों में भी एक पैरिटी लगानी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि हम अरहर के दाम खरीफ में तो 6-8% बढ़ा दें और फिर चने में हम बिल्कुल भी इजाफा ना करें। तो ये काफी एक बैलेंसिंग एक्ट गवर्नमेंट करती है क्लियरली। और सिराज जी, बाकी पल्सेस के बाद बाकी बल्कि कमोडिटीज के बारे में आपका क्या व्यू है? केन है, कॉटन है, रागी है, मेज है, काफी सारी दूसरी कमोडिटीज भी हैं, यहाँ पर क्या व्यू है? देखिए, मेज की तो एक अजीबोगरीब सिचुएशन चल रही है। गवर्नमेंट प्रमोट करती रही है कि मेज से इथेनॉल बने, मगर हमने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें हमने कहा है कि गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन्स नहीं है इथेनॉल बनाने के लिए। तो मेज का एमएसपी बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट बढ़ाएगी। हालांकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि मेज का प्रोडक्शन बढ़ा के इथेनॉल में उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसके अलावा कॉटन में भी आप देखें कि काफी ग्लोबली समस्याएं चल रही हैं।
और इंडिया में भी कॉटन के प्रोडक्शन को लेके काफी कंसर्न रहता है। तो कॉटन का एमएसपी एरिया, अभी जो पंजाब से खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि कॉटन का एरिया घटा है, तो कॉटन में भी हम देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के एमएसपी में बहुत ज्यादा इंक्रीज करने से गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है। एक और नोटिफिकेशन जो कल रात को आया वो दालों को लेकर था। यहाँ पर अब सरकार कह रही है कि सरकार की जो प्रोक्योरमेंट है उसके ऊपर से यहाँ पर कैप हटा दिया गया है और दालें यहाँ पर और प्रोक्योर की जा सकती हैं। दीपक जी, ये सवाल आपसे है। हम जानते हैं कि जहाँ तक तुअर उड़द की बात है, बाजार में इतनी ये दालें हैं ही नहीं। सरकार लगातार काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाती रही है, चाहे वो इम्पोर्टर्स के लिए रहा है, चाहे वो अपना पोर्टल पे डिस्क्लोजर देना या फिर स्टॉक लिमिट्स लगाना। अब सरकार अगर यहाँ पर खरीद के लिए उतरती है, जो प्रोक्योरमेंट यहाँ पर हटाई गई है, क्या कुछ एक्चुअल ऑन ग्राउंड इसका इम्पैक्ट है? Thank you, Manisha ji, for inviting me. Definitely, government has been trying to pull out a rabbit out of hat every time. लेकिन उसका जनरली 2-4 दिन का इम्पैक्ट रहता है बिकॉज ऑफ मार्केट पूरा रिएक्ट करता है, ज्यादा नहीं। सो ये नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे कि सीलिंग हटाना, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे नेक्स्ट सीजन में इम्पैक्ट आएगा। तो डेफिनेटली अभी तो उसके प्राइस में कुछ ज्यादा इफेक्ट होने नहीं वाला। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सीलिंग हटा भी दी गई है तो उसके लिए अगर क्या गवर्नमेंट उसको बैकअप करती है विद सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ स्पेशली उड़द एंड तुअर, वो अगर नहीं होता है तो इसका बहुत ज्यादा इवन नेक्स्ट ईयर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है, इन्होंने एक स्टेप लिया है। अब उस स्टेप के रिपरकशन आई होप गवर्नमेंट वुड हैव थॉट अबाउट इट। एंड सेकेंडली, जो हरदम गवर्नमेंट एग्रेसिव पोजीशन ले रही है कि दैट दे आर वेरी कीन टू प्रोक्योर मोर एंड मोर एंड मोर, आई डोंट थिंक दैट इज डूइंग वेल फॉर करंट प्राइस ट्रेंड्स। अभी के प्राइस ट्रेंड के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा बैक ऑफ करना चाहिए। आई थिंक प्रोक्योरमेंट के अंदर उनका सिग्नल ये जाना चाहिए कि गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कीन टू प्रोक्योर मोर। जब तक ये सिग्नल नहीं जाएगा करंट सीजन में, तो मुझे नहीं लगता है कि तुअर के दाल के अंदर इन सब इनिशिएटिव से इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट सीजन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, बिकॉज इस साल बफर नहीं रहने वाला, पिछले साल का बफर भी कम था, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वेदर बहुत ज्यादा काइंड नहीं रहता है, जो काफी लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया है, इफेक्ट था। सो देन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो हम शायद चैलेंजेस देख सकते हैं। सो मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट को एकरेज ज्यादा बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो दूसरे देश हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है उनसे पहले से एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। देन ओनली नेक्स्ट ईयर के लिए हम कुछ कर पाएंगे। बाकी इस साल तो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ओके अच्छा दीपक जी, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप, अगर हम एमएसपी के पर्सपेक्टिव से एक राय लेना चाहें तो, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तरफ इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करना, दूसरी तरफ किसानों पर भी फोकस करना। सिराज जी से भी हम बातचीत कर रहे थे, उनका मानना भी ये है कि 6 से 7% से ज्यादा एमएसपी शायद ना बढ़ते हुए दिखाई दे। आपकी सोच क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन जो सिराज जी ने बोला वही लगता है, और खासकर वीट, राइस एंड पल्सेस, और पल्सेस में भी स्पेसिफिकली तुअर एंड उड़द डेफिनेटली 5 to 7% गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो लगता है, जो भी हम सुन रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उनको डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पल्सेस, सो गवर्नमेंट को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, राइट। अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी एमएसपी से कितना ऊपर ये दालें चल रही है। शायद चना को इग्नोर कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारा स्टॉक चने का ऑलरेडी है। वो बफर्स को देखते हुए चने में अगर थोड़ा सा एकरेज कम भी होता है तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुअर और उड़द का अगर एकरेज नहीं बढ़ता है, और विद जो वेदर की कंडीशंस रही है पास 2 साल और इस साल, तो और भी थोड़ा सा चैलेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं। सो मुझे लगता है एक सब्सटेंशियल 10 से 15% अगर एमएसपी अप देती है, सो इट विल सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल किसानों को कि वो उनको तुअर और उड़द के ऊपर स्विच करना चाहिए। और ये जरूरी है हमारे लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी, कि हम पल्सेस के अंदर जो हमारा जो ड्रीम था पिछले 30-35 साल से कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, नाउ दिस इज द टाइम टू वॉक द टॉक, राइट। सो मेरा सजेशन तो गवर्नमेंट की होगा कि 15% एमएसपी इंक्रीज करना चाहिए। और जहां तक इसका इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन मुझे बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कंसिस्टेंटली प्राइसेस है काफी हाई रही है। इवन अराइवल जब से चालू हुआ है, आप देखेंगे उसके बाद से, जनवरी के बाद से एक अप ट्रेंड देखा है, जो अब इसके सिचुएशन पे आ गया है कि नाउ दैट इज बिकम अ कंसर्न, वेयर 150-160 रुपए के अंदर तुअर दाल बिक रही है मार्केट के अंदर। ये अगर 200 पहुंच जाती है तो दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज। तो मेरा स्ट्रॉन्गली बिलीफ ये है कि गवर्नमेंट को 15% एटलीस्ट तुअर के अंदर और 10 से 12% उड़द के अंदर एमएसपी राइज करनी चाहिए। सिराजी, क्लियरली जो प्रोक्योरमेंट की यहाँ पर कैप हटाई गई है, एमएसपी बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, ये अगले सीजन के लिए तो सही है, आने वाले सीजन के लिए। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति है जहाँ पर चना एमएसपी के नीचे है, तुअर बहुत ज़्यादा ऊपर है, उड़द में भी यहाँ पर लगातार तेज़ी है। आप सरकार की ये जो बार बार स्ट्रेस नीतियाँ आता हुआ देख रहे हैं दालों में तुअर के लिहाज से, उस पर क्या रीडिंग है?
इसमें एक चीज शायद इसकी एक वजह यह है कि गवर्नमेंट के प्रोडक्शन एस्टिमेट थोड़ा सा हायर साइड में होते हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं, तो शायद उसकी वजह से करेक्ट असेसमेंट नहीं हो पाता है, जबकि मार्केट को बेटर असेसमेंट होता है। आप बॉम्बे की कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि हम एक्शन लेंगे, हम ट्रेडर्स कोई होर्डिंग ना करें वगैरह वगैरह, लेकिन अगर स्टॉक कम है और कैरी ओवर स्टॉक भी कम है और एल नीनो की भी संभावना है, तो फिर मार्केट एक तरीके से रिएक्ट करता है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक्शन लिया है, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम कर दी हैं और उसके अलावा काफी इंसेंटिव देने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं हो सकता। हालांकि इंपोर्टर्स कोशिश कर रहे होंगे कि जहां से भी तूर का इंपोर्ट पॉसिबल हो वो कर लिया जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ किया जा सकता। तो ये प्रोक्योरमेंट के ऊपर से कैप हटाने की बात है, इससे आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में माल नहीं है एज ऑफ नाउ, तो ये चलेगा भी नहीं, तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो कोई प्राइसेस पे आएगा भी नहीं। मनीषा, ये तो अब अगली खरीफ क्रॉप पे इम्पैक्ट इसका आएगा। जो प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है वो अब अगली खरीफ के लिए हो रही है और गवर्नमेंट के पास इतना वेयरविदॉल भी नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा खरीद ले, वो 25% किसी स्टेट का जो प्रोडक्शन है उससे बहुत ज्यादा खरीद ले। तो ये इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए उसको खरीदना, फिर उसका डिस्पोजल। देखिए, वीट राइस के डिस्पोजल में और पल्सेस के डिस्पोजल में बहुत फर्क है। इसको कभी हम और डिटेल में बात कर सकते हैं। जी हाँ, दालें एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह से हमने भाव यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, एक फाइनल सवाल आपसे सिराज जी, यहाँ पर गेहूं के भाव भी चढ़ते हुए नजर आए हैं, तेजी वहां पर फिर से बनी है, यूक्रेन को लेकर हो चाहे भारतीय बाजारों को लेकर हो, चावल के सीन में भी, चावल के मैटर में भी वही सीन निकलता हुआ नजर आया है। तो जो ये एसेंशियल कमोडिटीज हैं, क्या कुछ चिंता की बात बनती हुई दिख रही है? देखिए, गेहूं में गवर्नमेंट के एस्टिमेट, जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है और मार्केट के एस्टिमेट में बड़ा डिफरेंस है और कंजम्पशन एस्टिमेट में बहुत डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीति आयोग ने 2018 में एस्टिमेट किया था इस साल के लिए, वो था करीब 97 मिलियन टन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एस्टिमेट है 106-107 मिलियन टन। तो इतना फर्क है दोनों एस्टिमेट में, कंजम्पशन के एस्टिमेट में, कि अगर प्रोडक्शन 106-107 के आसपास है तो जाहिर है फिर प्राइसेस पे प्रेशर आएगा। मुझे ये लगता है, मैंने लिखा भी है इसके बारे में, कि गोइंग फॉरवर्ड एक आध महीने में गवर्नमेंट वॉच करेगी, उसके बाद शायद वीट के इंपोर्ट की ड्यूटी गवर्नमेंट 40% से घटा देगी। ओके, चलिए, तो देखना होगा कि क्या कदम सरकार उठाती है आगे पे, चाहे वीट की बात हो या पल्सेस के एमएसपी की बात क्यों ना हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात क्यों ना हो वीट को लेकर। शुक्रिया सिराज जी और दीपक जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज तमाम खबरों पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे सिर्फ स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ दोनों स्ट्रैटेजीज की, पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हम वापस से जो गिरावट है या प्रॉफिट टेकिंग वो थोड़ी सी एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं। घरेलू बाजार में 5900 के नीचे प्राइसेस हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी $76 के आसपास कर रहे हैं भाव। जो ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया की जो न्यूज थी वो अब शायद मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है और वापस से रिलक्टेंस थोड़ी तेजी की तरफ दिखाई दे रही है। क्या व्यू है इन लेवल से कच्चे तेल पर? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, जो न्यूज आया प्रोडक्शन कट का ओपेक की तरफ से, सऊदी अरेबिया इराक दोनों की तरफ से, उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स में यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। चाइना की तरफ से अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो वीक हैं, ओवरऑल ग्रोथ को लेके कंसर्न है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी आउटवे कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की मजबूती कायम है, 104.9 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसके कारण ओवरऑल कमोडिटीज पैक में एक प्रेशर है। आई थिंक यहाँ पे प्राइसेस में गिरावट आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। 5600 से 5650 बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। मार्केट लास्ट टाइम भी वहां से रिकवर करके करीब 6000 तक गया था, तो आई थिंक उसको एक सपोर्ट मान के चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। जय, कैसे देखते हैं आप मेटल्स को? क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम के अलावा बहुत तेजी बहुत काउंटर्स में देखने को नहीं मिली है। चाइना ट्रेड डेटा बेहतर नहीं आया, उसका कितना असर है? जी मनीषा, देखिए, कॉपर, जिंक, लेड, मुझे लगता है इसमें अभी भी प्रेशर बरकरार है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं करेंसी वोलेटिलिटी के कारण या डॉलर इंडेक्स में फ्लक्चुएशन के कारण, लेकिन ब्रॉडली देखें यहाँ पे कोई भी ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा नहीं है। जो भी नेचुरल प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं।
तो जब तक ये सिनेरियो चेंज नहीं होता है बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि दायरे में ही कामकाज हो रहा है। कॉपर की बात की जाए तो अगर जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आई थिंक 711 से 725 यही दायरा मुझे नजर आ रहा है। एल्युमिनियम में भी 200 से 206, तो बहुत ही टाइट रेंज में रहेगा अनलेस यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सब्सटैंशियल ट्रिगर देखने को मिले। ओके, एग्री कमोडिटी पैक की बात करें तो थोड़ी तेजी टर्मरिक में देखने को मिल रही है और बाकी तमाम कमोडिटीज दबाव में ही हैं। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है रुपेश एग्री कमोडिटी पैक से? हाँ, टर्मरिक में अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एट प्रेजेंट थोड़ी अराइवल्स का प्रेशर कम है। रेंट डैमेज माल मार्केट में मंडिया में ज्यादा आ रहा है, तो वही सबसे डिमांड थोड़ी लेकलस्टर है, वही सबसे भाव भी थोड़े गिरावट देखी है। लेकिन नीचे 7,500 के लेवल के नीचे में फिजिकल मार्केट में डिमांड थोड़ी अच्छी आ रही है। स्टॉकिस्ट की एंट्री होनी शुरू हो गई है और मॉनसून डिले होने के कारण नई सोइंग भी डिले होने के न्यूज के पीछे तेजी वाले भी थोड़ी इसमें एंट्री मारने का सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7,400 के स्टॉप लॉस के साथ में टर्मरिक बाइंग कर सकते हैं। आगे मुझे ऐसा लग रहा है 8,000 का लेवल दिखना चाहिए। साथ ही रुपेश, जिस तरह की बारिश को लेकर डिले है, अब IMD ने अब कहा है कि 9 तारीख को ऑनसेट हम देखने को मिल सकते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं ट्रेड पर? जनरली केरला में फर्स्ट वीक ऑफ मानसून में बारिश आ जाती है, लेकिन अभी ऑलरेडी 4 to 5 डेज डिले है। अभी 9-10 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन फर्दर डिले होगा तो डेफिनेटली मार्केट के लिए कंसर्न रहेंगे। बिकॉज ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जहां पे भी है, गवार सीड पैक देखे या कैस्टर सीड पैक देखे, एडिबल सीड देखे, एवरीबडी इज क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि मानसून कब दस्तक देता है यहाँ पे केरला में। उसके बाद में ही आगे का ट्रेंड में आगे क्या होगा उसके लिए डिपेंडेंसी है। तो लग रहा है सब मानसून की वेट कर रहे हैं। अगर 9-10 तारीख को मानसून आ जाएगा तो मुझे लग रहा है ट्रेंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा और 10 से 15 दिन थोड़ी ट्रेडिंग लिमिटेड रहेगी, लेकिन उसके बाद में ही मानसून के आगे पीछे ही आगे का ट्रेंड आगे देखने को मिल सकता है। वेल एब्सोल्युटली, 10-12 दिन की डिले बहुत बड़ी नहीं है और अभी भी जैसे कहा बारिश हो जाती है तो बुआई के नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे ही। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे गेहूं के बारे में, और जैसे सिराज जी भी कह रहे थे कि 1 महीने का वॉच है, अगर ये महीना ठीक से नहीं निकलता तो 40% की इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर हटाई जा सकती है। कैसे देखते हैं आप आने वाले 1 महीने में प्राइसेस व्यू? वीट के अंदर प्राइस फर्म अप होगी फॉर श्योर। हमने कुछ 2 महीने पहले एक शो किया था जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तब मैंने बताया था आपको कि 106 के आसपास मिलियन टन का हमारा रिक्वायरमेंट है, 100 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास हमारा प्रोडक्शन इस साल रहेगा। सो 6 मिलियन मेट्रिक टन का शॉर्टफॉल है, वो कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इसके अंदर प्राइसेस फर्म अप होगी, और ज्यादा फर्म अप नहीं हो तो गवर्नमेंट अगर अभी से डिसीजन ले वो बेटर है। जब 28-29 रुपए होने के बाद अगर डिसीजन लेगी तो तब तक आई थिंक थोड़ा सा लेट हो जाएगा। सो इस बहुत जरूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी को 0 कर दिया जाए वीट के अंदर ऑन इमीडिएट बेसिस। ओके, चलिए, तो ये रही वीट पर। देखना होगा कि क्या स्टांस यहाँ पर गवर्नमेंट का आगे जाते हुए रहता है। लेकिन शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया दीपक जी, जय, रुपेश, आप सभी का आने के लिए शो में और अपने व्यूज अलग अलग कमोडिटीज पर, स्ट्रैटेजीज पर देने के लिए। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। इसी के साथ ब्रेकर्स पर आप देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।